बच चुकी है 2019 के महाभारत की रणभेरी। रण तैयार है, लेकिन रणबांकुरों की तस्वीर अभी धुंधली है। रण को लेकर रायशुमारी और महारथियों पर मंथन आज भी जारी रही और इन सबके बीच सियासी गलियारों से महागठबंधन में सीटों के फॉर्मूले की खबर हाथ लगी है, जिसकी पूरी गणित तफसील से बताएंगे। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि किसने जन सरोकार का हवाला देने वाले नेता पर सीटों की सौदेबाजी का सनसनीखेज आरोप लगाया है। साथ ही बात होगी मोदी के गढ़ से राहुल और प्रियंका के हुंकार की और टिकट के टेंशन की। तो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। न्यूज 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीटों की संख्या भी तय हो चुकी है। कल दिल्ली दरबार में सीटों की डील को अंतिम रूप दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले यूपीए के घटक दलों में हैसियत को लेकर सियासत चरम पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। न्यूज 18 को जो सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक आरजेडी 20 सीट पर चुनाव लड़ेगा, जबकि कांग्रेस को 11, आरएलएसपी को 3, लेफ्ट पार्टियों के लिए 2, जीतन राम मांझी की पार्टी, एचएएम को 2, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी और शरद यादव की लोकतांत्रिक जनता पार्टी को 1-1 सीटें दी गई हैं। वहीं सीटों पर संग्राम के बीच बुधवार को महागठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक दिल्ली में होगी। बैठक में तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी सहित कई नेता मौजूद होंगे। नेताओं की कांग्रेस आलाकमान के साथ भी मुलाकात होगी। इधर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर दिल्ली में बैठक से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर भी जारी है। कांग्रेस ने जहां किसी के साथ जाने की मजबूरी नहीं बताया, तो वहीं आरजेडी ने भी दावा किया कि बिहार में पार्टी मजबूत है और उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आपने देखा ना, उत्तर प्रदेश में जो स्थिति हुई, आपने उसको देखा है, तो कहीं हम लोग किसी के मोहताज तो नहीं है। हम लोग भी किसी के मोहताज नहीं, इसलिए हमने कहा ना भाई, किसके साथ आप लड़ना चाहते हैं? आप मदद करना चाहते हैं उन्हीं लोगों को जिनको हम लोग सत्ता से हटाना चाहते हैं, मदद कीजिए, कोई हर्ज नहीं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग कितना फेयर है, जरा दूसरे नेताओं के बयान भी सुन लीजिए। बहुत पहले हम कह चुके हैं कि महागठबंधन में सीट के बंटवारा के संबंध में कोई हिच नहीं है, इसलिए पहली बात जो आपने कहा वो ठीक है कि लगभग हम लोग सीट का बंटवारा कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से बात करके कल फाइनल कर लेना है। मेरी जमीन है, मैंने सेवा की है, मैंने मजदूरी की है और जनता तय कर दी है कि पप्पू पूर्णिया से, मधेपुरा से लड़ेगा। यदि आप बड़े कॉज पे आप किसी का सर्वे करा लीजिए, पता चल जाएगा शरद यादव जी के बारे में। समझना मुश्किल नहीं कि सीटों पर हुई डील कितनी साफ सुथरी है, क्योंकि अलायंस पार्टियां अपने अपने रुतबे और हैसियत को बयां कर रही हैं। अपने अपने वोट बैंक के लिहाज से नेता अपनी अहमियत भी जताने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में अब सभी की निगाहें बुधवार को दिल्ली दरबार पर टिकी होंगी, जब सीटों के फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जाएगा। दिल्ली से दिवाकर तिवारी के साथ पटना से रवि एस नारायण, अमित सिंह और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग की चल रही कवायद के बाद एनडीए में भी बहुत जल्द सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। न्यूज 18 से बातचीत में बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इशारों में ही कहा कि हर प्रमंडल में जेडीयू अपना कैंडिडेट उतारेगी। महागठबंधन के सीटों को बंटवारा को लेकर के हम लोगों के बीच में न हम लोगों के लिए न कोई महत्वपूर्ण है और न इसको देख करके हम लोग कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे। अभी रैली में हम लोग व्यस्त थे और हमारे यहाँ एक चरण में तो हम लोग आगे बढ़ गए। अभी तो महागठबंधन में सीटों की संख्या के ऊपर भी डिसीजन नहीं हुआ, तो उन लोग का होने दीजिए, इसे कुछ लेना देना हम लोग का नहीं। तो महागठबंधन का जब हो जाएगा उसके बाद होगा कि उसके पहले भी एनडीए करेगी? देखिए, हम लोग समय पर कर देंगे। हम लोग अभी आचार संहिता लगा है, हम लोग जब नॉमिनेशन होना है और उस तिथि के पहले ही, नामांकन के पहले ही हम लोग अपनी घोषणा कर देंगे। हम लोगों के यहाँ कोई किसी ढंग की समस्या नहीं है। महागठबंधन का जो न्यूज बार बार आ रहा था, कोई ऐसी तो हमारे यहाँ समस्या नहीं है। हम लोग बराबर एक दूसरे के संपर्क में हैं।
बहुत आसानी से कुछ दिनों के अंदर ही हम लोग का फैसला हो जाएगा। कोई सीट को लेकर भी मामला फंसा हुआ है क्या? देखिए, सीट के अंदर देखिए पॉलिटिकल पार्टियों के कुछ चॉइस जरूर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई न किसी ढंग का जीच है, न किसी ढंग की समस्या है। हम आपस में बैठेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे यदि कोई होगा, और अमिकेबली सारा बात हम लोग फाइनलाइज कर देंगे। सर, एक जानकारी मिल रही है कि हर प्रमंडल में जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, इसमें एक बात सर कि हर एक दोनों पार्टी का स्वरूप है, सभी जगह है, तो ये एक बेहतर एक आइडिया है और इस पर बातचीत तो होगी तो समस्या का निदान हो जाएगा। ये अभी कोई ऐसा सवाल नहीं है जिस पर कोई चिंता व्यक्त। सियासत में जुबान हमेशा हालात की मोहताज होती है। चंद दिनों पहले तक उपेंद्र कुशवाहा को सीएम बनाने का संकल्प लेने वाले आज उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं। कभी उपेंद्र कुशवाहा के बेहद करीबी रहे प्रदीप मिश्रा ने दस्तावेजों के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पर करोड़ों रुपए लेकर सीट बेचने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने जो उनका अकाउंट है, ये आप देखिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो उनका अकाउंट है पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने 45 लाख रुपए मुझसे लिए अपने डायरेक्ट अकाउंट में। ये उपेंद्र कुशवाहा का अकाउंट नंबर है नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। चुनावी शंखनाद के महज 2 दिनों के भीतर सियासत में सीटों की सबसे बड़ी सौदेबाजी की खबर सामने आई है। कभी आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेहद करीबी रहे प्रदीप मिश्रा खाता बही के साथ मीडिया के सामने अवतरित हुए और मोतिहारी सीट के लिए हुई सौदेबाजी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मोतिहारी का टिकट जो एसआर ग्रुप है, रुइया ग्रुप, जो रवि रुइया, शशि रुइया, आप लोग नाम सुनते हैं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कोलगेट में जो इन्वॉल्व थे और जिसके कारण 2018 में जो मोदी जी आए वो इसी स्कैम को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया और वो प्रधानमंत्री बने। और उसके एक लाइजन हेड को, जिसको हम लोग हिंदी में दलाल बोलते हैं, उसको उन्होंने टिकट 9 करोड़ में बेचने का काम किया। दलित पिछड़ों की राजनीति करने वाले उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप है कि मोतिहारी सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने 15 करोड़ रुपए की मांग की। प्रदीप मिश्रा ने 90 लाख रुपए कुशवाहा के खाते में जमा कराया। उपेंद्र कुशवाहा से 9 करोड़ रुपए में मोतिहारी सीट को लेकर बात हुई। बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने 15 करोड़ रुपए की डिमांड की। इतनी बड़ी रकम नहीं देने पर मोतिहारी सीट माधव आनंद के खाते में चली गई। प्रदीप मिश्रा का आरोप है कि माधव आनंद ने 9 करोड़ रुपए में मोतिहारी सीट खरीद ली। हर जगह मैंने उनका साथ दिया। हमारे साथ फॉरेन भी गए। जब अरुण कुमार जी ने बोला था कि प्रदीप मिश्रा किस हैसियत से उपेंद्र कुशवाहा के साथ या उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ फॉरेन गए, उनकी पूरी फैमिली हमारे साथ दुबई गई, मलेशिया गई, सिंगापुर गई, और इंडिया का कोई ऐसा जगह नहीं है जो टूरिस्ट स्पॉट है जहां वो गए, पूरे फैमिली के साथ गए। नो, ढाका गए। बता दें कि 4 सालों तक सत्ता की मलाई चाटने के बाद कुशवाहा ने अवसरवादी सियासत को सरोकार से जोड़ते हुए महागठबंधन को स्वीकार किया था। आज उपेंद्र कुशवाहा के उसी सिद्धांत का परखच्चा उड़ाया है, वो भी उन्हीं के सबसे करीबी प्रदीप मिश्रा ने। लिहाजा अब उपेंद्र कुशवाहा के सामने करोड़ों के आरोप में हुई किरकिरी को झेलना आसान नहीं होगा, क्योंकि चुनाव माथे पर है और कलंक करोड़ों का लगा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज कार्य समिति की बैठक और एक बड़ी रैली कर 2019 का शंखनाद कर दिया। कार्य समिति की बैठक में चुनाव की रूपरेखा तय की गई, तो रैली के जरिए कांग्रेस ने अपना दमखम दिखाने की कोशिश की। राहुल के साथ पहली बार रैली संबोधित करने वाली प्रियंका गांधी ने भी पीएम पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के 2 दिन बाद ही कांग्रेस ने न सिर्फ गुजरात की धरती पर पार्टी की अहम बैठक की, बल्कि यहां आयोजित एक रैली से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर करारा वार किया। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी ने मिशन 2019 के तहत
पहली बार रैली को संबोधित किया। उनसे पूछिए, जो 2 करोड़ रोजगार जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था, वो रोजगार कहाँ है? उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे, वो 15 लाख कहाँ गए? प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को 15 लाख रुपए खाते में डालने के वादे को लेकर तो घेरा ही, साथ ही लोगों से इस चुनाव में जागरूक होकर सही सवाल करने को भी कहा। सही सवाल करिए इस चुनाव में। आगे आने वाले 2 महीनों में आपके सामने तमाम मुद्दे उछाले जाएंगे। आपकी जागरूकता ही इस देश को बनाएगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी देशभक्ति इसी में प्रकट होनी चाहिए। रैली से एक तरफ प्रियंका गांधी ने पीएम पर हमला बोला, तो वहीं राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगा दिया। आज के हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज जनता के सामने न्याय मांगते हैं, और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं हो रहा है। जहां भी आप देखें, हिंदुस्तान की संस्थाओं पर, इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण चालू है। इस दौरान राहुल गांधी ने पुलवामा हमले का भी जिक्र किया और पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पुलवामा हमले के गुनहगार मसूद अजहर को कांग्रेस की सरकार ने पकड़ा था, जबकि बीजेपी की सरकार ने उसे पाकिस्तान भेज दिया। देशभक्ति की बात करते हैं ना, तो देश को बताइए कि मसूद अजहर को आपकी सरकार ने पाकिस्तान भेजा था। मसूद अजहर को पकड़ा किसने था? कांग्रेस पार्टी ने पकड़ा था, जेल में हमने उसको डाला था। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी, नोटबंदी, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बता दें कि गुजरात में 58 साल बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने 2019 के महासमर को देखते हुए अहम मंथन किया और कई राजनीतिक प्रस्ताव पास किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। महाराष्ट्र और यूपी से कांग्रेस को दोहरा झटका मिला है। जहां फायदा वहीं जाएगा के फॉर्मूले पर महाराष्ट्र में नेता विपक्ष के बेटे बीजेपी में शामिल हुए, वहीं मायावती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के सभी रास्ते बंद कर दिए। मिशन 2019 को पूरा करने के लिए कांग्रेस गुजरात में महामंथन कर रही है। वहीं महाराष्ट्र और यूपी से कांग्रेस को दोहरा झटका मिला है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता और नेता विपक्ष राधाकृष्ण विखे के बेटे सुजय विखे पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सुजय ने पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुजय ने कहा कि ये फैसला उनके परिवार के लिए असहज है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में सब कुछ झोंकने की भी बात कही। मुझे खुशी है कि ये फैसला मैं ले पाया। दुख भी है कि मेरे फैमिली के खिलाफ जाके लेना पड़ा, लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी आने के बाद ये फैसला बहुत दिनों से मेरे मन में था, आज मैं ले पाया तो मेरा मन हल्का हो गया। वहीं बीजेपी की राज्य इकाई ने लगे हाथ लोकसभा की उम्मीदवारी के लिए सुजय का नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भी भेज दिया। सूत्रों का मानना है कि सुजय को अहमदनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि अहमदनगर सीट विखे पाटिल परिवार का गढ़ माना जाता है। फिलहाल अहमदनगर सीट बीजेपी के पास है। 2014 में एनसीपी यहां दूसरे नंबर पे थी। अब की बार कांग्रेस एनसीपी में गठबंधन के तहत एनसीपी ने कांग्रेस को अहमदनगर सीट देने से इनकार कर दिया, इसलिए सुजय ने बीजेपी का दामन थाम लिया। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे भी नेता है कि आपको एक के पीछे एक नाम आपको मालूम पड़ेंगे कि कांग्रेस से, राष्ट्रवादी कांग्रेस से सभी लोग बाहर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कांग्रेस को झटका दिया है। मायावती ने 2 टूक शब्दों में जवाब दे दिया है कि यूपी ही नहीं, पूरे देश में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। बीएसपी किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता अथवा तालमेल करके यह चुनाव नहीं लड़ेगी। दरअसल कांग्रेस ने यूपी की 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की लिस्ट आते ही सियासी गलियारों में एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बैकडोर बातचीत की अटकलें तेज हो गई थीं।
अब मायावती के बयान के बाद गठबंधन की अटकलों पर विराम तो लग ही गया, साथ ही कांग्रेस एसपी की सॉफ्ट दोस्ती को भी कड़े संदेश दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी है। पूरा देश मसूद अजहर को लेकर गुस्से में है, लेकिन सियासतदान ऐसे कि वे आतंकी मसूद को भी सम्मानजनक लफ्जों में संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया तो सत्ता पक्ष को बैठे बिठाए हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया, जबकि महागठबंधन के नेता राहुल के पक्ष में राग अलाप रहे हैं। जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का यही वो बयान है जिसने सियासत को इस कदर गर्म कर दिया है कि सत्ता पक्ष जमकर कांग्रेस और उसके नेता को कोस रहा है। दरअसल सोमवार को राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पुलवामा हमले का जिक्र कर उन्होंने बीजेपी पर निशाना क्या साधा, मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को जी कहकर भी संबोधित कर दिया। दिल्ली से निकली राहुल की जुबानें पटना की सियासत को भी गर्म कर दिया। एनडीए नेताओं ने साफ कह दिया कि देश को शर्मसार करने वाला ये बयान दर्शाता है कि अब राहुल को राजनीति से संन्यास लेने का वक्त आ चुका है। उनका असली चेहरा सामने आ गया, चाल, चेहरा और चरित्र ये देश के सामने आ गया। और आप उन सैनिकों की शहादत की वजह उस मसूद अजहर जी को जी से संबोधित करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके नैतिक पतन का भी दिखता है, किस प्रकार से आपका नैतिकता का भी पतन हो गया है। एनडीए के नेता राहुल और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं तो महागठबंधन के नेता राहुल के बचाव में उतर पड़े और उल्टे सत्ता पक्ष पर ही राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने का आरोप लगा डाला। इन्हीं को संबोधन में जी कह देना कोई गलत नहीं होता है। असल बात यह है कि पिछले 4.5 वर्षों में एनडीए की सरकार कुछ कर नहीं पाई और अपनी कमियों को छिपाने के लिए तरह तरह का बहाना बनाते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं। एक छोटा छोटा बयान पर जो है राहुल गांधी को सामने लाकर बदनाम करने का काम और अपने नाकामयाबियों को छुपाकर चुनाव में जो है जीत हासिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। वैसे राहुल गांधी हमेशा से ही अपने बयान को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन आतंकी मसूद अजहर पर दिए राहुल के इस बयान ने हस्तिनापुर से लेकर पाटलिपुत्र की सियासी हवा को गर्म जरूर कर दिया है। दिल्ली ब्यूरो के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अजहर मसूद को जी बोलना कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए जी का जंजाल बन गया है। कांग्रेस के नेता अब राहुल गांधी के बचाव में उतर गए हैं। शकील अहमद ने कहा कि राहुल गांधी ने तंज के तौर पर अजहर मसूद को जी कहा था। जो 5 साल की निकम्मापनी है बीजेपी की, जिसपे हर फ्रंट पे उनका फेल्योर हुआ है, इससे नजरें भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी है। कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट किया कि राहुल जी ने व्यंग में कहा, जिस तरह मसूद अजहर को पहुंचाया इन लोगों ने पाकिस्तान वापस करके यहाँ के जेल से छुड़ा के, तो उसी पर राहुल जी ने व्यंग किया था। मुंबई हम लोगों के आक्रमण का मास्टरमाइंड है, जिसमें लगभग 200 के आसपास से ज्यादा लोगों की जाने गई। उस आक्रमण के मास्टरमाइंड को जी कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी, और राहुल जी ने व्यंग में जो बातें कही उससे फायदा उठा करके भड़का के लोगों को अपना जो फेलियर है मोदी जी की सरकार का 5 साल से, उससे उनका दिमाग दूसरी तरफ जाए, इसी की सारी कोशिश है अपना फेलियर छुपाने का भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के सरकार के। ये मोदी जी के सरकार के मंत्री हैं जो कह रहे हैं हाफिज सईद जी। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रवाद के नाम पर यादव वोटरों का रुझान बीजेपी की तरफ होगा? क्योंकि बीजेपी ने बिहार में 2014 के बाद से ही मिशन यादव पर काम करना शुरू कर दिया था, तो क्या इस बार टूटेगा लालू का डेस्टिनेशनल वोट बैंक? ट्रेडिशनल जो वोट बैंक है वो टूटेगा, और इसकी पड़ताल करती हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। ये लालू जी ने और लालू जी के परिवार ने जो आज दावा ठोकते हैं कि मैंने माई समीकरण के लिए बहुत कुछ किया हूं, मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं कि यादवों के लिए तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब तक ये साफ हो चुका है कि बीजेपी इस बार विकास के साथ साथ
राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद का मुद्दा लेकर चुनावी महासमर में उतर रही है। इसके साथ ही बिहार में बीजेपी की नजर पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के साथ साथ आरजेडी के यादव वोट बैंक पर भी है। कानूनी पेचीदगियों में फंसे लालू परिवार का फायदा उठाकर बीजेपी चुपचाप मिशन यादव पर काम कर रही है। बीजेपी का दावा है कि इस बार 50% से ज्यादा यादवों का आरजेडी से मोहभंग हो चुका है। उनको मालूम है कि लोगों ने केवल जात के नाम पर उनको भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम किया था, लेकिन केवल परिवार तक वो सीमित रहे, समाज की चिंता वो लोगों ने नहीं की, तो निश्चित रूप से समाज भी आज उनकी चिंता के लिए तैयार नहीं है। जबकि आरजेडी का दावा है कि उनका एमवाई समीकरण पूरी तरह इंटैक्ट है। यादव गुट के बारे में जो कह रहे हैं कि 40% टूट रहा है, यह कतई नहीं हो सकता। हम सभी जात धर्मों के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेने का काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित करके और धोखा देकर वोट लेने का काम करता है, जो कि कतई अब बिहार में और देश में नहीं होने वाला है। वहीं समाज के एक वर्ग का मानना है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी ने जो कदम उठाए हैं, उससे न सिर्फ विश्व में भारत की शक्ति का लोहा माना जाने लगा है, खासकर युवाओं के बीच नरेंद्र मोदी की लहर 2014 की तरह ही हो चुकी है। इन सब के बावजूद बिहार में जातिवाद का मुद्दा हावी है। देश में जाति इत्यादि पर के आधार पर जो विभाजन है वो भी एक सच्चाई है, और युवा वर्ग उससे अछूता तो होता नहीं है। वो कहाँ तक उससे कट पाता है। जैसे हम लोग बिहार की ही अगर हम लोग बात करें तो जो समुदाय मान लीजिए राजद का वोटर है, उनके युवा कहाँ तक इस चीज़ से प्रभावित होकर अपना वोटिंग प्रेफरेंस बदलते हैं, ये बड़ा मायने रखेगा। कहते हैं कि वक्त के साथ परिस्थिति और सोच दोनों बदल जाती है। अब देखना यह है कि 2019 के महापर्व में जातिवाद हावी होता है या फिर राष्ट्रवाद की लहर चलती है। कैमरामैन कृष्णा के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात उस खत की जिसकी वजह से बीजेपी सांसदों में खलबली मची हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई, जहां एक तरफ विपक्षी दल के नेता अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी लगाए हुए हैं, वहीं बीजेपी सांसद अभी अपना टिकट कंफर्म कराने के लिए एड़ी रगड़ रहे हैं। ये गजब कुछ और नहीं बल्कि टिकट कटने का खौफ है, जिससे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज इतने ज्यादा खौफजदा हो गए हैं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को खत लिख दिया। इस खत में चेतावनी भी है, दर्द भी है और घबराहट भी। बीते 5 साल में मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में दिन रात कड़ी मेहनत करके करोड़ों रुपए लगाकर पार्टी की स्थिति को बहुत मजबूत किया है। साथ ही अन्य सांसदों की तुलना में मैं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाने में सफल रहा हूँ। संत धर्माचार्य और श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा हरिद्वार का आचार्य महामंडलेश्वर होने के नाते सभी जाति, धर्म और वर्ग में अपनी पैठ बनाने में पूरी तरह से कामयाब रहा हूँ। ऐसे में अगर उन्नाव से मेरे संबंध में पार्टी कोई अन्य निर्णय लेती है तो इससे मेरे प्रदेश और देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के आहत होने की पूरी संभावना है और इसका परिणाम सुखद नहीं रहेगा। साक्षी महाराज ने ये चिट्ठी महेंद्र नाथ पांडे को लिखी तो इसका जवाब भी आया, वो हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि आखिर साक्षी महाराज ने ऐसी चिट्ठी लिखी क्यों। वो कौन सा डर है जिसकी वजह से साक्षी पार्टी को डराने लगे। दरअसल अपना टिकट कटने से डर गए हैं साक्षी महाराज और इसकी वजह है शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी संसदीय वोट की बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, दिल्ली में हुई संसदीय वोट की बैठक में प्रत्याशियों को लेकर हुई चर्चा। ये चर्चा इसलिए खास है क्योंकि खबर है कि उस बैठक में बीजेपी ने अपने सिद्धांतों के खिलाफ बोलने वाले सांसदों के टिकट काटने पर भी विचार किया और आशंका जताई जा रही है कि उस लिस्ट में बलिया से सांसद भरत सिंह, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा, कुशीनगर से राजेश पांडे, भदोही से वीरेंद्र सिंह, रॉबर्ट्सगंज से छोटे लाल खैरवार, जौनपुर से कृष्णा प्रताप, मछली शहर से रामचरित्र निषाद, घोसी से हरि नारायण राजभर, बस्ती से हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर से श्यामाचरण गुप्ता, अंबेडकर नगर से हरिओम पांडे, बहराइच से सावित्री बाई फुले, श्रावस्ती से दहन मिश्रा, हरदोई से अंशुल वर्मा, मिसरीक से अंजू बाला, आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, इटावा से अशोक दोहरे,
फतेहपुर से निरंजन ज्योति, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, बाराबंकी से प्रियंका रावत और उन्नाव से साक्षी महाराज का नाम शामिल है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, टिकट कटने वाली फहरिस्त में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का भी नाम शामिल है। इसलिए साक्षी महाराज बौखलाए हुए हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी है। हमारे वो सांसद हैं, मेरी सलाह उन्हें संयम बरतना चाहिए। टिकट का निर्णय भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल करेगा। आपको बता दें कि साक्षी महाराज ने अपने खत में न सिर्फ अपनी जीत का दावा पुख्ता किया है, बल्कि उन्नाव सीट पर विपक्ष और जातिगत समीकरण का पूरा फार्मूला भी समझाया है और कहा है कि पार्टी पर ओबीसी की उपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें इस सीट से हटाया गया तो आरोप सही साबित होंगे। दरअसल साक्षी महाराज का ये पत्र उन चर्चाओं के बीच सामने आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी यूपी में 2 दर्जन से ज्यादा सिटिंग सांसदों के टिकट काट सकती है और उनकी जगह योगी सरकार के कई मंत्रियों को टिकट दिए जा सकते हैं। ऐसे वक्त में साक्षी महाराज के असंतोष का ये स्वर विपक्षी खेमे में सुकून देने वाला हो सकता है, जबकि बीजेपी के लिए बेहद परेशान करने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। महागठबंधन में फंसा पेच सुलझता नजर आ रहा है। जेएमएम और जेवीएम की 2 टूक से कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लेते हुए नजर आए। पार्टी ने जमशेदपुर सीट की कुर्बानी देने की बात कही है। झारखंड में महागठबंधन पर बनी बात। जेएमएम जेवीएम के आगे झुकी कांग्रेस। जेएमएम के लिए जमशेदपुर सीट छोड़ने को तैयार। जेवीएम के साथ गोड्डा पर भी समझौते को तैयार। आदरणीय अजय कुमार जी ने कहा है कि अगर गठबंधन के लिए जमशेदपुर सीट छोड़नी पड़ेगी तो वो छोड़ने को तैयार हैं। तो निश्चित रूप से हम गठबंधन के लिए कुछ भी करने को और किसी हद तक जाने को तैयार हैं। जेएमएम और जेवीएम की 2 टूक के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। जेएमएम के लिए कांग्रेस जमशेदपुर सीट छोड़ने के लिए राजी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि महागठबंधन के लिए वे जमशेदपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी इस सीट की कुर्बानी देने को तैयार है। कांग्रेस को उम्मीद है कि रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, सिंहभूम के अलावा चतरा और पलामू से कोई एक सीट उसके हिस्से में आएगी। इन सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग भी हो चुकी है। रांची से सुबोध कांत सहाय, जबकि धनबाद से राजेंद्र सिंह, मयूर शेखर झा और राजेश ठाकुर संभावित उम्मीदवार। वहीं हजारीबाग से योगेंद्र साहू और गोपाल साहू, जबकि लोहरदगा से सुखदेव भगत, रामेश्वर उरांव और अरुण उरांव में से कोई एक उम्मीदवार हो सकता है। वहीं सिंहभूम सीट से गीता कोड़ा की दावेदारी है। हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, इस आशय का उन्होंने बात पहले भी कहा था और आज भी जो उनके बयान आए हैं, मुझे लगता है कि इसी भावना के तहत उन्होंने अपना बयान दिया है कि हमें जरूरत पड़ी तो हम जमशेदपुर सीट भी छोड़ने को तैयार हैं। जेवीएम और कांग्रेस के बीच गोड्डा सीट पर भी पेंच फंसा है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी लगातार अपने पिता फुरकान अंसारी के लिए दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो ये सीट भी जेवीएम के हिस्से में जाती दिख रही है। कांग्रेस यहां भी समझौते के मूड में है। जेएमएम ने साफ कहा है कि महागठबंधन के लिए सबको बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। वहीं हेमंत सोरेन ने 2-4 दिनों में सब कुछ साफ होने का दावा किया है। हफ्ते के अंदर हमारी प्रयास है कि ये क्वाइट समाप्त हो जानी चाहिए और लोगों के समक्ष स्पष्ट रूप से बातें रख देनी चाहिए कि आखिर क्या क्या चीजें हुई है और कैसे चल रहा है। सबों को साथ लेकर के चलना है तो सबों के लिए दिल बड़ा करना होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और ये सभी सहयोगी साथियों को करना होगा ताकि जो परिस्थितियां बनी है उन परिस्थितियों का, उन चुनौतियों का हम सामना बेहतर ढंग से करें। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बनती दिख रही है, लेकिन दूध की मक्खी की तरह महागठबंधन से बाहर फेंके जाने से नाराज वाम दलों ने परेशानी बढ़ा दी है। कोडरमा सीट से माले ने राजकुमार यादव को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है, लेकिन जेवीएम राजकुमार यादव को चुनौती मानने को तैयार नहीं है। पार्टी का कहना है कि कोडरमा बाबूलाल मरांडी की परंपरागत सीट रही है। माले पहले भी खड़ा होता रहा है, कोई परेशानी नहीं रही है। माले आज से नहीं लड़ रहा है। माले को आज तक हम लोग नहीं जीतने दिए वहां पर। बाबूलाल मरांडी शुरू से वहां जीतते आ रहे हैं, परंपरागत सीट है हमारा। ताकत उनकी होगी लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे, वो पहले भी नहीं जीते हैं। तो वो उनका अपना दावा है, वो करते रहे, उनसे वो विशेष फर्क नहीं पड़ता। हम उनको तो मान के ही नहीं चलते हैं।
लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद भी महागठबंधन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में उलझा है। वहीं आजसू के साथ 13-1 का फॉर्मूला फाइनल कर बीजेपी ने शुरुआती बढ़त ले ली है। ऐसे में अब देखना होगा कि अब तक सीटों के पेच में उलझा महागठबंधन चुनावी मैदान में एनडीए को कितनी टक्कर दे पाता है। बोकारो से ज्ञानंदू और रांची से उपेंद्र के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 नेटवर्क। गोड्डा सीट को लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अपने पिता को सीट दिलाने के लिए लगातार वे बयानबाजी से भी पीछे नहीं हट रहे। बावजूद कांग्रेस अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आखिर क्या है कांग्रेस की मजबूरी, देखिए ये रिपोर्ट। इरफान के दावे से महागठबंधन में बेचैनी। गोड्डा सीट पर कांग्रेस विधायक का दावा। क्या इरफान पर कार्रवाई से डर रही कांग्रेस? महागठबंधन की तरफ से जेवीएम को गोड्डा सीट दिए जाने की संभावना है और जेवीएम पार्टी ऐसा दावा भी कर रही है। इरफान अंसारी के गोड्डा सीट पर दावे के बाद जेवीएम ने कांग्रेस को गठबंधन धर्म का पालन करने और इरफान अंसारी के दावे पर कहा कि महागठबंधन का मकसद बीजेपी को हराना है। ऐसे में इस सीट पर जिता उम्मीदवार जेवीएम ही दे सकता है। महागठबंधन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना और ज्यादा से ज्यादा महागठबंधन की सीटें जीतना। माननीय बाबूलाल मरांडी गोड्डा सीट अगर मांग रहे हैं तो सिर्फ इस कारण से मांग रहे हैं कि वहां पर हमारी पार्टी ने कई सालों से संघर्ष किया है। इधर अनुशासन की बात करने वाली पार्टी कांग्रेस अपने एक नेता जो महागठबंधन के एक दल पर लगातार कठोर बयानबाजी कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कांग्रेस की माने तो गोड्डा सीट से पूर्व में इरफान के पिता फुरकान अंसारी सांसद उम्मीदवार रहे हैं। ऐसे में वो बस इच्छा जता रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि संथाल में गोड्डा हमारा परंपरागत सीट है और वहां पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। तो ये मांग किया है उन्होंने आला कमान से। लेकिन एक बात ये स्पष्ट है कि गठबंधन के सभी नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं और जो भी निर्णय आएगा, चाहे वो कार्यकर्ता हो, विधायक हो, सांसद हो, सब लोगों को निर्णय स्वीकार करना होगा आला कमान का। इधर अपने दावे को लेकर इरफान अंसारी ने दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की है। इरफान ने कहा कि आलाकमान की तरफ से उन्हें भरोसा दिया गया है। जेवीएम के एक विधायक है, 2 लोकसभा हम कैसे देंगे आपको? पार्टी आलाकमान ने मुझसे ये श्योर किया है कि री स्क्रीनिंग में जारी है सर। गोड्डा सीट महागठबंधन के लिए सीट दर्द बनते जा रही है। इस सीट से ना तो जेवीएम और ना ही इरफान पीछे हटने को तैयार हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव के वक्त कहीं महागठबंधन को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से दिवाकर के साथ रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। झारखंड में बीजेपी और आजसू गठबंधन के तहत लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे के मुताबिक 13-1 का फॉर्मूला तय किया गया है। कल तक लोकसभा की 3 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दम भरने वाली आजसू क्यों आखिरकार एक सीट पर मान गई और क्यों बीजेपी ने आजसू के लिए अपनी सिटिंग सीट कुर्बान कर दी, इसकी इनसाइड स्टोरी देखिए इस रिपोर्ट में। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए और बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू फिर से उसके खेमे में वापस लौट गई है। तय फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी 13 जबकि आजसू सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने गिरिडीह की अपनी सिटिंग सीट आजसू को दे दी है। दरअसल ये गठबंधन दोनों की मजबूरी है। आजसू बीजेपी का पुराना पार्टनर रहा है। आजसू के हालिया तेवर से इसके विपक्षी खेमे में जाने का खतरा था। आजसू के पास सूबे के 6 से 7% महतो वोट माने जाते हैं। गिरिडीह में कुर्मी महतो के करीब 3.25 लाख वोट हैं। साथ ही बीजेपी का मानना है कि इस गठबंधन से लाभ होगा। कई ध्रुव में बटे हुए थे, जो अलग अलग ध्रुव आज साथ आ रहे हैं, जो एक दूसरे को गाली देते थे। हमारा तो पुराना गठबंधन है, कोई इस चुनाव का गठबंधन नहीं है। जो पिछले चुनाव में एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, जो सालों भर एक दूसरे को गाली दिए, वो आज हमको हराने के लिए साथ आ रहे हैं। तो हमारा गठबंधन तो पुराना गठबंधन है। फॉर्मूले के तहत आजसू को सिर्फ एक सीट मैसर हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि कल तक लोकसभा की 3 सीटों और विधानसभा की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दम भरने वाली आजसू इस पर राजी क्यों हुई? दरअसल आजसू फिलहाल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में उसे अब बीजेपी के साथ ही रहने में फायदा है। बीजेपी ने आजसू के बगावती तेवर को नजरअंदाज कर उसके लिए सिटिंग सीट कुर्बान कर दी।
पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो 2014 के लोकसभा चुनाव में रांची सीट से बुरी तरह से हार गए थे। ऐसे में उनके पास कोई रास्ता नहीं था। गिरिडीह सीट मिल जाने से आजसू का लोकसभा चुनाव में खाता खुलने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में इस डील से आजसू भी खुश है। देश का स्तर पर जो सिचुएशन है कि अगर मोदी जी का कोई विकल्प अभी वर्तमान में कोई दिखाई नहीं पड़ता, उस स्थिति में पूरा माहौल जो है एक बड़े बहुमत की ओर जाने का है। इधर गिरिडीह लोकसभा सीट आजसू के खाते में चले जाने से बीजेपी में नाराजगी भी दिखी। कई नेता और कार्यकर्ता इसे आत्मघाती कदम मान रहे हैं। रांची से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के दौरान धन बल पर रोकथाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। आयकर विभाग के साथ पूरे झारखंड में निगरानी टीम का गठन किया गया है ताकि बैंकों में हो रहे ट्रांजैक्शंस पर नजर रखी जा सके। धनबल के जोर पर चुनाव लड़ने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि चुनाव आयोग इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतने की तैयारी में है। इसके लिए स्पेशल टीम बनाई गई है और ऐसा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ट्रायल भी चलाया जाएगा। आयकर विभाग के साथ मिलकर आयोग ने हर जिले में मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है। चुनाव के दौरान 2 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शंस पर भी आईटी और ईडी की नजर रहेगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन अगर होता है तो वो लोग तुरंत अपलोड कर लेंगे सिविजिल साइट में, तो 100 मिनट में उसका समाधान होगा और अगर आगे केस करना है तो जो कार्रवाई करना है किया जाएगा 100 मिनट के अंदर। इसके अलावा आयोग ने इस बार के चुनाव में टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। सी विजिल ऐप के जरिए आम लोगों को भी स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सहयोग करने की अपील की गई है। इसके अलावा जिला स्तर पर पुलिस और प्रशासन की एक विशेष टीम भी गठित की गई है। मादक पदार्थ और जहां पे भी कैश इत्यादि की शिकायत आती है उसमें त्वरित कार्रवाई करें, और चूंकि डेली लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट दी जाएगी तो उसमें अधिक से अधिक जो न्यूसेंस मॉन्गर्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें सीसी के तहत और सीआरपीसी की धारा 107 के तहत। और सभी जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके जो ड्यूटीज दी गई हैं उनको ब्रीफ कर दिया गया है। झारखंड में बड़ी संख्या में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले आते रहे हैं। यही वजह है कि देश के अन्य राज्यों से ज्यादा झारखंड में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन कर धनबल के आधार पर चुनाव लड़ने वालों पर लगाम कसने के लिए आयोग ने पुख्ता इंतजाम किया है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जियो वर्ल्ड सेंटर में मनमोहक म्यूजिकल फाउंटेन शो का आयोजन हुआ। शो की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसमें RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी भी मौजूद थीं। धीरू भाई अंबानी स्क्वायर में संगीत के साथ रंग बिरंगे फव्वारों के शानदार शो को भारतीय सेना और पुलिस के जवानों के परिवारों को समर्पित किया गया। बता दें कि धीरू भाई अंबानी स्क्वायर जियो वर्ल्ड सेंटर का हिस्सा है, जो एक विश्व स्तरीय बहुउपयोगी सुविधाओं से लैस है। इस स्क्वायर का उद्घाटन रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पिछले हफ्ते 7 मार्च को किया था, जिसमें अलग अलग संस्थाओं के 2000 बच्चों ने खाने के साथ म्यूजिकल फाउंटेन का लुत्फ उठाया था। रिलायंस परिवार नमस्कार। Good evening and a very warm welcome to each and every one of you. Let us all invoke Lord Krishna and seek his blessings. Jai Shri Krishna, Jai Hind. भारत की मिट्टी में भक्ति भी है और शक्ति भी। आज दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हिंदुस्तान की ओर बुरी नजर से देखने की हिम्मत करे। आज विश्व भर में भारत को जो मान सम्मान मिल रहा है
उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहादुर सेना। Your courage, your bravery, your ultimate sacrifice keeps our nation and our families safe every day. The Ambani family and the entire Reliance family salutes our forces and your families.